बस ने इनको अड्डे पर उतार दिया था। उनके साथ उनके 2 बैग थे। ताबिंदा ने बामुश्किल वो बैग घसीटे थे। अड्डे के अंदर से ही उनको एक रिक्शा मिल गया था। वो इस रिक्शे वाले को अच्छी तरह एड्रेस समझा कर बैठ गई थी। मगरिब के वक्त वो अपनी मंजिल के सामने पहुंची थी। रिक्शे वाले ने उनको मतलूबा मकान के सामने उतार दिया था। वही इर्द गिर्द ऊंचे ऊंचे शानदार घरों में एक पुराना घर था जिसमें वो चंद माह पहले भी आ चुकी थी। रिक्शे वाला उनके बैग उतार कर घर के दरवाजे के सामने रख कर अपना किराया लेकर चला गया था। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी थी। दरवाजा 12-13 साल के बच्चे ने खोला था। वो इनको देखकर हैरान हुआ था। आप कौन हैं? मैं ताबिंदा हूँ। अंदर से किसी बड़े को बाहर भेजो, उन्होंने कहा तो वो सर हिलाकर चला गया था। और फिर कुछ देर बाद उस बच्चे के साथ एक खातून भी चली आई थी। अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने सलाम किया तो वो खातून चौंकी थी। सर हिलाकर जवाब दिया था। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अजीब वक्त था। इनको अपने घर में दाखिल होने के लिए इजाजत दरकार थी। खातून ने उलझ कर देखा। मगर आप कौन? वो पूछ रही थी। बेटा, मैं कुछ अरसा पहले आई थी, शायद आपको याद हो, उन्होंने आहिस्तगी से कहा था। अच्छा, आप वही हैं ना जो चंद माह पहले अम्मा जी से मिलने आई थी? ताबिंदा ने सर हिला दिया था। अच्छा, आप आ जाएं अंदर, औरत ने दरवाजे से जगह देते कहा था। ये मेरा सामान भी है, उन्होंने अपने 2 बड़े बड़े बैग्स की तरफ देखते कहा। मेरा बेटा रख लेता है अंदर। वो अंदर आ गई थी। बिल्कुल वैसा ही घर था जैसा वो बरसों पहले छोड़ कर गई थी। बस सेहन में मौजूद पौधों की जगह पक्की ईंटों का फर्श था। और अंदर की तरफ बढ़ते उन्होंने बेइख्तियार सीढ़ियों की तरफ देखा। ऊपर वाली मंजिल पर बने कमरे देखकर उनके अंदर अजीब सी कैफियत पैदा होने लगी थी। देखें अम्मा जी, कौन आया है? वो इस औरत के साथ एक कमरे में आ गई थी। औरत ने कहा था। बिस्तर पर बैठी खातून ने पलट कर देखा था। नजर कमजोर थी। शाम का वक्त था, लाइट ऑफ थी। अंधेरे में कुछ सुझाई ना दिया। कौन आया है? इस ज़ाइफ खातून से पूछा था। अस्सलाम वालेकुम खाला बी, मैं ताबिंदा हूँ। ताबिंदा ने खुद ही आगे भरकर अपना तारुफ कराया था। ताबिंदा? वो ज़ाइफ खातून एकदम चौंकी थी। दूसरी खातून ने जल्दी से सरहाने पड़ी ऐनक उठाकर उनकी आंखों पर लगाई थी। वालेकुम अस्सलाम। ताबिंदा को ऐनक की मदद से देखते ही उन्होंने फौरन बाहें वाह कर दी थी। ताबिंदा की आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे थे। ज़ाइफ खातून भी रो रही थी। दूसरी खातून खामोशी से ये मंजर देख रही थी। ताबिंदा उनकी चारपाई पर ही बैठ गई थी। कैसी हो? ठीक हूँ खाला बी। और तुम्हारी बेटी का क्या हाल है? उसकी कल रुखसती थी और आज वलीमा है, खुश होगी अपने घर। दूसरी खातून कमरे से निकल गई थी। अब दोनों तन्हा थी। और बाकी लोगों का क्या हाल है? सब ठीक हैं। मैं हमेशा के लिए वापस आ गई हूँ खाला बी। वो अमानत जिसका जिम्मा मैंने लिया था और जिसके लिए एक लंबा बिन काटा, आज वो जिम्मेदारी उसके मालिक को सौंप कर मैं वापस अपने असल में आ गई हूँ। ताबिंदा ने कहा तो खाला बी ने गहरा सांस लिया। कितना समझाया था मैंने तुम्हें, और तुमने आखिर अपनी जिद पूरी करके ही दम लिया। सारी जिंदगी रोल दी तुमने। कितना समझाया था मैंने तुम्हें, और तुमने मेरी कोई बात ना सुनी। खाला भी वक्त गुजर चुका है। अल्लाह का शुक्र है मैं अपने ज़मीर के सामने सुरखरू हूँ। खुद से किए तमाम वादे मैंने पूरे किए हैं। गुजरे वक्त को मैं दोहराना नहीं चाहती। आज वापस आ गई हूँ। यूं समझ लें मेरा कभी कोई माजी था ही नहीं। खाला बी ने जवाबन कुछ कहना चाहा मगर खामोश हो गई थी। दूसरी खातून ट्रे में कोल्ड ड्रिंक का गिलास, निम्को और बिस्किट के लिए चली आई थी। साजदा से तो तुम मिल ही चुकी हो। पिछली बार जब तुम आई थी ना, ये मेरी बहू है। खाला बी ने तारुफ कराया था। ताबिंदा ने सर हिला दिया था। जी, आपने तब तारुफ कराया था। साजदा ने ट्रे एक छोटी सी टेबल पर रख दी थी। ताबिंदा ने खामोशी से गिलास ले लिया था। इसी वक्त लाइट आ गई थी। कमरा रोशन हो गया था तो ताबिंदा ने इतराफ में देखा।
पिछली बार वाली ही सूरत हाल थी, वही खस्ता हाली, वही किस्म पुरसी। कमरे में एक बान की चारपाई थी जिस पर खाला भी बैठी हुई थी। एक अलमारी थी, लकड़ी की दाएं दीवार के साथ प्लास्टिक की 2 कुर्सियां थी और एक अदद टेबल जिस पर साजिदा ने अब ट्रे रख दी थी। कमरे की हालत से मकीनों की माली हालत का बखूबी अंदाजा हो रहा था। फरीद का क्या हाल है? ताबिंदा ने पूछा था। वैसा ही है, फालिज ने सारे बाएं हिस्से को खत्म कर दिया है, बिस्तर पर ही रहता है, जुबान हिल नहीं सकती, साजिदा ही सब कुछ करती है। बेटे की हालत बयान करते खाला बी के आंसू बहने लगे थे। ताबिंदा ने लब भींच लिए थे। उस बेटे के आसरे पर उन्होंने सारी उम्र बेवगी में गुजार दी थी और अब सालों से बेटा भी माजूरों की तरह जिंदगी गुजार रहा था। पिछली बार जब ताबिंदा यहाँ आई थी तो उनके हालात देखकर तो उन्होंने इतना बड़ा फैसला किया था, वापस आ जाने का फैसला। खाला बी के इसकी ज़ात पर बहुत से एहसानात थे और अब उनका फ़र्ज़ था कि वो इन एहसानों को चुकाती। अब मैं आ गई हूँ खाला बी, अब परेशान ना हो, ताबिंदा ने उनको तसल्ली दी थी। मगरिब की अजान होने लगी तो वो उठकर नमाज पढ़ने लग गई थी। नमाज अदा करके वो बाहर निकल आई थी। सेहन में ठंडी हवा चल रही थी। ताबिंदा ने सेहन में खड़े होकर सीढ़ियों की तरफ देखा तो ज़हन और दिल में कई वाक़यात गर्दिश करने लगे, जिन्हें बामुश्किल झटकते वो सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर आ गई थी। ऊपर अंधेरा था। यूं ही बंद ताले लगे दरवाज़ों को हाथ लगा लगा कर देखती रही। कुछ वक्त गुजार कर वो वापस नीचे आ गई थी। खाला बी की चारपाई अब सेहन में बिछा दी गई थी। वो उनके पास रुकने की बजाय सामने वाले कमरे में चली आई थी। वहाँ कुछ और माँ पहले वाला मंजर ही था। फरीद उसी तरह बेबसी की हालत में बिस्तर पर लेटा हुआ था। कैसे हो फरीद? उन्होंने करीब आकर पूछा तो वो चौंका था। सर हिलाकर जवाब दिया। ज़बान फालिज के हमले से कुव्वत गोयाई से महरूम हो चुकी थी। मैं भी ठीक हूँ और मेरी बेटी भी। अब मैं हमेशा के लिए वापस आ गई हूँ। बेटी की शादी कर दी है। ताबिंदा कुर्सी घसीट कर उसकी चारपाई के पास ही बैठ गई थी। तुम अब परेशान नहीं होना। तुम्हारे दोनों बेटों की देखभाल अब मेरी जिम्मेदारी है, बल्कि अब तुम्हारे इलाज की जिम्मेदारी भी मुझ पर है, ताबिंदा ने कहा तो वो सर हिला गया। अपनी बेबसी पर आंखों से आंसू बहने लगे। ताबिंदा का दिल उसकी बेबसी पर पिघलने लगा था। वो कुछ देर उसके पास बैठी बातें करती रही थी। फिर साजिदा का बड़ा बेटा खाना लग जाने का पैगाम लेकर आया तो वो बाहर आ गई थी। मुर्गी का सालन और रोटियां थी। साजिदा का शौहर खाना लेकर कमरे में चली गई थी। बच्चों खाला बी और ताबिंदा ने इकट्ठे ही खाना खाया था। फरीद के 2 लड़के थे। बड़े बेटे की उम्र 13 साल थी और छोटे की 10 साल। सुलझे हुए बच्चे थे। खाना खाते हुए ताबिंदा उनसे छोटे छोटे सवालात करती रही थी। काम, तालीम, मसरूफियात। खाने के बाद साजिदा ने ताबिंदा का बिस्तर भी खाला बी के साथ सेहन में लगा दिया था। इशा की नमाज पढ़कर वो बिस्तर पर लेट गई थी। उनका ज़हन बार बार हवेली वालों की तरफ चला जा रहा था। वहाँ पता नहीं सब क्या सोचते होंगे। उनका खत पढ़कर बाबा साहिब यकीनन परेशान हो चुके होंगे और शायद उन्होंने शहर वालों को भी खबरदार कर दिया हो, और शहवार पता नहीं उसका क्या रिएक्शन होगा। वो सोचे जा रही थी। जब खाला बी ने उनसे पूछा तो वो उनकी तरफ मुतवज्जा हो गई थी। तुमने सबको हकीकत बता डाली फिर? नहीं, खाला बी हैरान हुई थी। क्यों? शायद इसलिए कि अभी मुझे ये वक्त हकीकत बताने के लिए मुनासिब नहीं लगा था। और बाबा साहिब? अगला सवाल हुआ था। किसी को कुछ भी नहीं बताया। मैंने सबकी गैर मौजूदगी में बगैर बताए हवेली छोड़ने की इत्तला दी थी और बाकी कुछ भी नहीं बताया। ताबिंदा ने बताया तो खाला बी ने एक गहरा सांस लिया। और यहाँ मेरी तलाश में कभी कोई आया? ताबिंदा ने बड़ी आस से पूछा था। पिछली बार भी उन्होंने ये सवाल किया था, मगर तब भी मायूसी मिली थी। नहीं, कोई नहीं पलटा। कभी किसी ने आकर नहीं पूछा, सवाए इन बदबख्तों के जब तुम चंद दिन के लिए गायब हुई थी तब। फिर किसी ने भी चक्कर नहीं लगाया था। मायूसी से ताबिंदा ने आंखें बंद कर ली थी। जब तक वो यहाँ था रोज आता था,
पागलों की तरह तुम्हारा पूछता रहता। मैं समझी कि इन मरने वालों में तुम भी मर चुकी हो। अगर वो मुझे असल हकीकत बताता तो शायद मैं कोई अता पता ही पूछ लेती। फिर वो चला गया और तुम आ गई। खाला भी गुजरे वक्त की याद करते बता रही थी। ताबिंदा ने एक गहरा सांस लिया। आपकी बहू को इल्म है? नहीं, मेरे और फरीद के अलावा कभी किसी को मैंने असल हकीकत नहीं बताई। वो खाला बी की मशकूर होने लगी थी। अल्लाह तुम्हें इस नेकी का अजर दे। आज के दौर में भला कौन किसी के लिए कुछ करता है। तुम्हारी पुप्पी के ससुराली रिश्तेदार एक अरसे तक हमें तंग करते रहे थे। तुमने ये जगह हमारे नाम ना लिख दी होती तो आज ना जाने हम कहाँ होते। खाला भी, आपके भी मुझ पर बहुत एहसान है। पुप्पो की वफात के बाद आपने मेरा बहुत साथ दिया था। मैं तो आपके इन एहसानों का नहीं भूल सकती। ताबिंदा ने तशक्कुर से कहा था। एहसान कैसे? तुमने भी तो मुझे बेसहारा मुआशरे की ठुकराई बेवा औरत को पनाह दी थी। ताबिंदा मुस्कुरा दी थी और फिर खामोशी से आंखें बंद कर ली थी। एकदम उसकी आंख खुली थी। पहले तो वो खामोशी से लेटी रही थी और फिर उसे एहसास हुआ कि वो अपने कमरे में नहीं है। गुलाब के फूलों की महक उसे कमरे की निशानदही करवा रही थी। कमरे की तमाम लाइट्स ऑफ थी, सिर्फ साइड लैंप रोशन थे। हल्की पिंक रंग की ख्वाबनाक सी रोशनी ने कमरे को भी ख्वाबनाक बना डाला था। ऊपर से फूलों की महक, सजी सेज और बिस्तर की नरमाहट, वो सब कुछ शिद्दत से महसूस कर रही थी। उसे याद आया वो माँ जी के साथ मुस्तफ़ा के कमरे में आई थी कल रात और दिन भर की असाबी शिकस्त रंग लाई थी। वो बेदम सी होकर सोफे पर गिर गई थी। माँ जी उसकी हालत पर परेशान हो गई थी। उनकी आवाज़ पर लाइबा आयशा फौरन आ गई थी। उन सब ने उसे बिस्तर पर लटा दिया था। आयशा दूध ले आई थी और आयशा ने उसे कोई मेडिसिन दी थी और उसके बाद उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई थी। शायद आयशा ने उसे असाबी सुकून आवर गोलियों के साथ साथ नींद की गोली भी दे दी थी, जो वो कई घंटों तक सोई थी। किसी ने भी उसे डिस्टर्ब नहीं किया था। एक भरपूर नींद के बाद उसकी आंखें अब खुद ही खुली थी। वो किस्मंदी से बिस्तर पर लेटे गुजरे लम्हों को याद करने लगी तो सारा ध्यान मुस्तफ़ा की तरफ चला गया था। दुल्हन बनते वक्त वो अजीब मुतजाद कैफियत का शिकार थी। न जाने आने वाले वक्त में उसका क्या रिएक्शन होता। वो किस तरह मुस्तफ़ा का सामना करती। रुखसती के बाद वो सारा रास्ता यही सोचती रही और फिर वो खौफनाक हादसा रूनमा हुआ था। मुस्तफ़ा को खून में लथपथ देखकर उसे लगा था कि उसके वजूद से जान निकल गई है। वो क्या कर रही है, क्या कह रही है, मुस्तफ़ा को किस कदर शिद्दत से पुकार रही है। वो माहौल व वाक़ियात हर चीज़ से बेखबर होकर उस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की आवाज़ सुन पाई थी। तब उसे लगा था कि अगर मुस्तफ़ा को कुछ हुआ तो उसके जिस्म से भी रूह निकल जाएगी। मुस्तफ़ा के लिए सारी रात रो रो कर दुआएं मांगते हुए भी उसे अपने आप को नहीं सोच रही थी और अब फूलों से सजी इस सेज पर लेटे वो खुद सोच रही थी अपने तमाम जज्बातों एहसासात को। उसका मुस्तफ़ा से निकाह हुआ था, वो उसका शोहर था। दिल में जज्बातों एहसासात का ये ताल्लुक खुद ब खुद वक्त के साथ परवान चढ़ा था। वो आंखों पर बाजू रखे ना जाने क्या सोच रही थी जब अचानक दरवाज़ा खुला था। वो चौंक गई थी। फिर कमरा रोशन हो गया था। आयशा थी। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। उसे जागते देखकर बिस्तर के गिर्द लटकी फूलों की लड़ियों को हटाते बिस्तर पर बैठ गई थी। शहवार जाग रही है, ये लें बात कर लें। वो अभी बिस्तर से उठने लगी जब आयशा ने मोबाइल उसे थमा दिया था। कौन? मोबाइल पकड़कर उसने सवालिया देखा था। मुस्तफ़ा भाई हैं। मुस्तफ़ा? वो चौंकी थी। हैरत से मोबाइल को देखा। तुम्हारा नंबर बंद था तो मेरे नंबर पर कॉल की थी उन्होंने। तुम्हारी खैरियत पूछ रहे हैं। मैंने कहा अगर तुम जाग रही हो तो बात करवा देती हूँ, आयशा ने बताया था। मगर मैं क्या बात करूँगी भला? उसे एकदम झिझक ने आ लिया था। उफ, बात करोगी तो पता चलेगा ना। तुम बात करो, मैं आती हूँ, आयशा कहकर वहां से चली गई थी। जाते हुए दरवाज़ा भी बंद कर गई थी। शहवार ने आहिस्तगी से मोबाइल कान से लगा लिया था। दिल धक धक करने लगा था।
अस्सलाम वालेकुम, उसने धीमे से कहा था। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? दूसरी तरफ मुस्तफ़ा पूछ रहा था। ठीक हूँ, और आप? उसने आहिस्तगी से पूछा था। 3 गोलियां लगी थी, बकौल बाकी लोगों के मौत को छोड़ आया हूँ, इस वक्त कैसा हो सकता हूँ? मुस्तफ़ा का वही अंदाज था, मुत्तमिनो पुरएतमाद। उसके अंदर जैसे सुकून सा उतरा था। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? उसने संजीदगी से पूछा। अंदर की जो भी हालत थी, मगर वो अपनी आवाज़ को नॉर्मल ही रखे हुए थी। बाकी डॉक्टर्स का तो पता नहीं, मगर इस वक्त मुझे सिर्फ एक ही डॉक्टर की मसीहाई की तलब हो रही है। मुस्तफ़ा का अंदाज पुरजोश था। वो एकदम चुप हो गई थी। दूसरी तरफ से भी सिर्फ सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। शहवार, उसकी तरफ से मुसलसल खामोशी मुस्तफ़ा की आवाज़ नहीं तोड़ी थी। शहवार खामोश रही थी। शहवार, मुस्तफ़ा ने फिर पुकारा था। जी सुन रही हूँ। क्या हो रहा है? मुस्तफ़ा ने पूछा था। शहवार ने लेटे लेटे ही इतराफ में देखा। तेज रोशनी में जगमगाता फूलों से सजा कमरा वो इस वक्त क्या कर सकती थी भला? कुछ भी नहीं, उसने फिर संजीदगी से कहा था। डॉक्टर्स आपकी कंडीशन के बारे में क्या कहते हैं? इससे पहले कि वो कुछ और पूछता, उसने खुद ही जल्दी से पूछ लिया था। डॉक्टर मुझसे कोई बात नहीं कर रहे, बाबा और बाकी लोगों से ही बातचीत की है। वैसे अपनी कंडीशन के बारे में मैं खुद बता सकता हूँ कि मैं ठीक हूँ, खतरे की कोई बात नहीं। मेरी कोशिश होगी कि मैं जल्द अज जल्द कवर कर लूँ और इस हॉस्पिटल का क़याम लंबा ना हो, मुस्तफ़ा ने तफसील के हद से कहा। मुस्तफ़ा का लहजा हमवार था। जिस कदर खून बहा था, उसके बावजूद मुस्तफ़ा की कंडीशन उसको उलझाने लग गई थी। डॉक्टर्स ने आपको बात करने की इजाज़त दे दी है क्या? इस वक्त आप मोहतरमा से बात कर रहा हूँ, अभी भी शक? मुस्कुराता अंदाज था। वो घबराई थी। नहीं, मेरा मतलब है आप इतनी सीरियस कंडीशन में रहे हैं, अभी तो इंसान मुकम्मल तौर पर हवास में भी नहीं आ पाता। डॉक्टर्स बातचीत से मना नहीं कर रहे हैं, उसने संजीदगी से कहा था। डॉक्टर्स की ऐसी की तैसी, मना करके तो देखें। वैसे भी मैं असाबी तौर पर इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि छोटी छोटी बातों को खुद पर हावी कर लूँ। ये तो कल रात इन 3 गोलियों का असर था, जो किसी भी बात का होश ना रहा था, वरना एक गोली को मैं कुछ भी नहीं मानता। अंदाज पुरएतमाद था। शहवार ने एक गहरा सांस लिया था। दिल ही दिल में उसके इस तरह रवानी से बोलने पर मुतमिन हो गई थी। लेकिन एहतियात अच्छी होती है। डॉक्टर्स भी तो इंसान के फ़ायदे के लिए ही हदायत जारी करते हैं, अपने मखसूस संजीदा अंदाज में उसने कहा था, बशर्त ये कि वो डॉक्टर तुम जैसा हो। मुस्तफ़ा का अंदाज अभी भी जज्बों से पुर था। वो एकदम झिंप गई थी। तो क्या ख्याल है, आ रही हैं मुझे हदायत देने? फिर मेरा ख्याल है आपको इन फजूल बातों की बजाय आराम की ज़्यादा ज़रूरत है। अभी उसका दिल बदला था, मजाज ने भी आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल रूटीन में आना था। सच कहते हैं लोग, इंसानों की चीड़ फाड़ करने वाले डॉक्टर दिल के भी पत्थर के होते हैं। हालात कुछ भी हों, कोई असर नहीं होता, मुस्तफ़ा ने तज्जिया किया था। उसने एक गहरा सांस लिया था। सच कह रहे हैं, मगर हालातों वाक़यात ही इंसान को पत्थर बनने पर मजबूर करते हैं, वरना पत्थर दिल तो कोई भी नहीं होता। उसकी संजीदगी जूं की तूं थी। मगर मेरे मामले में तो हमेशा एक ही मौसम, एक जैसा ही सर्द रवैया बरकरार रखा गया है, और शायद अब भी वही रवैया है, इतने बड़े हादसे के बाद भी। मेरा ख्याल है काफ़ी बात हो गई है, आप आराम करें। मुस्तफ़ा की बातों पर उसने झंझला कर कहा था। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा एकदम संजीदा हुआ था। शहवार, हमारा जो रिश्ता है, इसमें सबसे ज़्यादा जज्बात और रवैयों को महसूस करने या नज़रअंदाज कर देने की गुंजाइश निकलती है। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी इस ताल्लुक़ को नज़रअंदाज किया हो। हमेशा सब कुछ नज़रअंदाज करते पेशकदमी की है, और आज जबकि मैं जज्बात और एहसासात की इस सतह पर था जहां मुझे शिद्दत से अगर किसी का इंतज़ार रहा था, तो वो तुम्हारा वजूद था। अगर मैंने हर बात को फरामोश किए खुद कॉल की थी, सिर्फ इसलिए कि मैं अपने और तुम्हारे रिश्ते को अना का मसला नहीं बनाना चाहता था, मगर तुम्हारा वही अंदाज, वही रवैया है। ऐसा कब तक चलेगा? मुस्तफ़ा की बातों पर एक लम्हे को उसका दिल रुका
था, मगर अगले ही पल वो झंझला गई थी। वो बेशक इस हादसे के बाद दिल से इस ताल्लुक को कबूल कर रही थी, मगर दिल की कैफियत से हटकर वो अपने इस मजाज का क्या करती जो इस पल भी अजीब सी कैफियत में घिरा हुआ था। दिल बदलते देर नहीं लगी थी, मगर शायद मजाज को अभी बदलने में कुछ वक्त चाहिए था। उसे ये सब सहने, बरतने और निभाने के लिए शायद कुछ वक्त दरकार था। उसने मुस्तफ़ा के सामने हमेशा इस रिश्ते की नफी की थी, अब एकदम कैसे सब कुछ एक तरफ करते आगे हो जाती। शहवार, उसकी तरफ से मुसलसल खामोशी पर मुस्तफ़ा ने पुकारा था। जी, उसने आहिस्ता अंदाज में कहा था। मुझे शायद फ़ोन नहीं करना चाहिए था। मेरी आवाज़ भी तुम्हारे मजाज पर शायद बहुत गिरा गुजर रही होगी। मुस्तफ़ा का लहजा एकदम बदला था। तलखी और शिकायत धर आई थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो जवाबर कुछ कहना चाहती थी कि एकदम मुस्तफ़ा ने कॉल बंद कर दी थी। उसने खामोशी से मोबाइल को देखा था और फिर उठकर बैठ गई थी। सर घुटनों पर रखकर वो लाशौरी तौर पर मुस्तफ़ा को ही शिद्दत से सोचने लग गई थी। मुस्तफ़ा की बातें एकदम याद आने लगी तो वो बेइख्तियार बिस्तर से उतर गई थी। नंगे पाँव दबीस कालीन पर चलते फूलों की पत्तियों की नरमाहट शिद्दत से महसूस होने लगी तो वो लाइट ऑफ करते वहां से निकल आई थी। अपने कमरे में आकर वो वॉशरूम में घुसकर मुंह हाथ धोने लग गई थी। मुस्तफ़ा कॉल बंद करने के बाद इसी तरह लेटा रहा था। उसने उससे पहले कभी भी शहवार के रवैयों को अहमियत ना दी थी, मगर आज जब कि वो सबसे ज्यादा उसकी कमी महसूस कर रहा था तो उसकी तरफ से वही मखसूस अंदाज पाकर उसका दिल अजीब से अंदाज में मुतासिर हुआ था। उसने कॉल बंद कर दी थी, मगर जहन की सतह पर कल रात वाला शहवार का अक्स लहराने लगा था। उसके जख्मी होने पर किस कदर बेकरारी और शिद्दत से उसने उसका नाम पुकारा था। दर्द से बेहाल होने के बावजूद उसने आंखें मुकम्मल तौर पर वाह कर दी थी। दुल्हन बना वो खूबसूरत चेहरा और उस पर उसकी बेकरारी, तब उसके जहन ने तारीकी में डूबने से पहले मुकम्मल और पूरी शिद्दत से उसकी बेकरारी महसूस की थी। उसके हाथों का लम्स उसके बाजुओं पर था और फिर होश में आने के बाद सबसे पहला ख्याल उसे फिर शहवार का ही आया था। दुल्हन बना वो खूबसूरत चेहरा, उसके वजूद की सज धज, बेकरार लहजा, कांपते होंठों से तरफ तरफ का निकलता उसका नाम मुस्तफ़ा। और तब मुस्तफ़ा के अंदर शिद्दत से उसको अपने सामने फिर इसी अंदाज में देखने की तरफ जागी थी। वही बेकरारी और तरफ कि उसका नाम लेने की ख्वाहिश, उसके कांपते होंठों की लर्जिश और हाथों का लम्स और आंखों से गिरता सयाल मादा। वो बाकी सारा वक्त शिद्दत से उसका मुंतजिर रहा था और फिर सारा दिन गुजर गया था। घर वालों में से सभी लोग उससे मिलकर जा चुके थे, मगर वो नहीं आई थी। उसका मोबाइल और तमाम सामान बाबा जान के पास था। फिर रात होने पर वलीद आ गया था, साथ में उसके वालिद, अना, रोशी, एहसन और बाकी लोग भी थे। वो लोग अयादत के बाद चले गए थे, जबकि वलीद उसके पास रात रुक गया था। वो अब बेहतर था। वलीद ने बाकी सबको एतमीनान दिलाकर घर भेज दिया था। ताहम अमजद ने अपने कुछ साथी सिक्योरिटी की सूरत में हस्पताल में ही छोड़ दिए थे। बाबा जान की सख्त हदायत थी। उस पर जानलेवा हमला हुआ था। वो बाल बाल बचा था। अमजद खान मुसलसल हमला आवरों की तलाश में था। आज डॉक्टर्स की रिपोर्ट भी मिल गई थी। गोलियां एक ही पिस्टल से चलाई गई थी और पिस्टल के बारे में अमजद तहकीक कर रहा था। बाकी अभी कुछ पता नहीं चला था। इन सब लोगों के जाने के बाद उसने वलीद से मोबाइल लेकर घर कॉल करने का सोचा था। उसका एक बाजू बिल्कुल भी हिलने के काबिल ना था, दूसरे पर ड्रिप लगी थी। सो वलीद उसके कानों में हैंड फ्री लगाकर मोबाइल उसे देकर फौरन बाहर चक्कर लगाने चला गया था। मगर शहवार से बात करने पर उसका वही संजीदा उकताया हुआ पहलू बचाता अंदाज था। उसे बेहोशी से पहले महसूस की जाने वाली शहवार की वो तरफ अब अपनी खुशफहमी लगने लगी थी। वो अभी अपनी सोचों में उलझा हुआ था कि वलीद ने कमरे में झांका था और उसे कॉल से फ्री देखकर अंदर आ गया था। हो गई बात, मुस्कुरा कर पूछते उसके पास ही खड़ा हुआ था। क्या हुआ, खैरियत? मुस्तफ़ा के संजीदा अंदाज पर वलीद ने चौंक कर देखा तो मुस्तफ़ा ने नफ़ी में सर हिलाकर मुस्कुराकर उसे देखा था।
वलीद ने उसके सीने पर रखा अपना मोबाइल उठाकर उसके कानों से हैंड फ्री निकाली थी। ये ड्रिप कब खत्म होगी? मुझे लगता है मैं माजूर होकर रह गया हूँ, मुस्तफ़ा ने इक्ताहट से कहा तो वो मुस्कुराया था। इतनी जल्दी? अभी तो एक दिन ही हुआ है। उसके पाँव के करीब बेड के किनारे बैठ गया था। वैसे थोड़ी सी रह गई है, खत्म होने वाली है। किसी नर्स को बुलाओ, ये उतारे या स्पीड तेज कर दे, उसने उकताहट से फिर कहा था। रहने दो, हो जाती है, आधा घंटा इंतजार कर लो। मुस्तफ़ा खामोश हो गया था। वैसे तुम्हें क्या लगता है ये गोलियां किसने चलाई होंगी? मुस्तफ़ा ने कभी भी वलीद से अयाज के मुतल्लिक बात नहीं की थी। अयाज के मुतल्लिक तो उसे अना से सारी रिपोर्ट मिली थी, मुस्तफ़ा के निकाह वाले दिन, जब उसने शहवार के इनकार का पस मंज़र बताया था, और अब उसने भी बराह रास्त नाम नहीं लिया था। है मेरा एक बड़ा दुश्मन। खैर छोड़ूंगा तो अब मैं भी नहीं। उसे छुपकर वार किया है, सामने आकर वार करता तो मैं भी देखता वो कैसे बच कर जाता है। मुस्तफ़ा के लहजे में एकदम नफरत और तनफर सिमट आया था। अयाज की बात कर रहे हो? वलीद ने पूछा। मुस्तफ़ा चौंका। तुम्हें किसने बताया? अंकल और बाकी लोग जिक्र कर रहे थे। इन सब को इसी पर शक है। मुस्तफ़ा ने एक गहरा सांस लिया था। बस इतना ही जानते हो या और भी बहुत सी बातों से बाखबर हो? वलीद को देखकर पूछा था। वो मुस्कुराया। तुम्हें क्या लगता है? अना ने बताया होगा, उसने सवाल किया था। वलीद ने सर हिला दिया था। मुस्तफ़ा खामोश हो गया था। एक बात मानोगे? वलीद ने कहा। मुस्तफ़ा ने उसे देखा। जो भी हुआ और जिसने भी ये काम किया, अपने डिपार्टमेंट वालों पर छोड़ दो, वो खुद ही मुल्जिम का सुराग लगा लेंगे। तुम आराम और सुकून से पहले ठीक हो जाओ, फिर इस बारे में सोचना। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर्स से उसकी बराह रास्त बात नहीं हुई थी। वो ज़्यादा वक्त सोई जागी कैफियत में रहा था। फिलहाल तो मुकम्मल तौर पर बेड रेस्ट का ही कह रहे थे। जख्म ऐसे हैं कि 3-4 दिन मुसलसल इनकी निगहदाश्त में रहना होगा। बाजू के जख्म जल्द मंदमिल होने का इम्कान है, मगर कंधे का जख्म गहरा है। वलीद की बात पर मुस्तफ़ा ने सर हिला दिया था और अब नज़र अपने बाजू और कंधे पर डाली थी जहां ड्रेसिंग की गई थी। तुम कल भी इधर ही ख्वार होते रहे थे, आज भी आधे से ज्यादा दिन इधर गुजारा था। तुम अब घर आराम करते, यहाँ कोई और आ जाता। इतने लोग मौजूद हैं यहाँ। मुस्तफ़ा को वलीद का ख्याल आया तो उसने कहा तो वलीद हंस दिया। डोंट वरी, तुम्हारी मोहब्बत में बहुत सारा वक्त गुजारा है। अब तुम्हारी तरह मजबूत असाब होते जा रहे हैं मेरे भी। मुस्तफ़ा मुस्कुरा दिया था। तभी नर्स वहां चक्कर लगाने आई थी। वलीद ने उसे जाने का कह दिया था, वरना वो मुसलसल कमरे में ही मौजूद थी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? उसने अंदर आकर प्रोफेशनल अंदाज में पूछा था। नहीं, लेकिन काइंडली इससे मेरी जान छुड़वाएं। अब अपने बाजू को इसी तरह रखे रखे मेरा बाजू भी शल होने वाला है। मुस्तफ़ा ने उकता का ड्रिप की तरफ इशारा किया था। मगर ये तो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे भी अब ये ख़त्म होने वाली है, नर्स ने कहा था। सुबह से ये कोई चौथी ड्रिप है जो आप मुझे लगा चुकी हैं, मुस्तफ़ा ने खुफकी से कहा। सिस्टर उतार दें प्लीज़, वलीद ने भी कहा तो सिस्टर ने ड्रिप उतार दी थी। थैंक्स। मुस्तफ़ा ने हाथ आज़ाद होने पर एकदम शुक्रिया अदा किया था। आप प्लीज़ कम बोलिए, ये मेडिसिन ले लें और आराम करें। मुस्तफ़ा की मेडिसिन का टाइम था। उसने ड्रिप उतारने के बाद गोलियां निकाल कर पानी का गिलास भर कर उसे कहा था। मुस्तफ़ा ने खामोशी से उसके हाथ से पकड़ ली थी। उसके मेडिसिन खाने के बाद नर्स उसे एक बार फिर कम बोलने और आराम करने की नसीहत करते चली गई थी। क्या मुसीबत है यार, ना जाने कब जान छूटेगी इस बिस्तर से। वो हर वक्त मुतहरिक रहने वाला इंसान था, अब एकदम ही उस बिस्तर से उकता गया था, महज चंद घंटों में ही। कुछ नहीं होता, बस आराम और सुकून से गुजार लो, चंद दिन की बात है। वैसे भी शादी की छुट्टियों पर हो, इंजॉय करो। वलीद ने हंस कर छेड़ा तो मुस्तफ़ा के अंदर एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई थी। ना जाने क्या क्या सोच रखा था उसने। वैसे अगर ये हादसा ना होता तो आज रात इस वक्त हम तुम्हारे वलीमे का खाना खाकर फारिग हो चुके होते। तुम लोगों की किस्मत में अभी मेरे वलीमे का खाना नहीं लिखा, वरना हमारी तरफ से कोई कमी ना थी, मुस्तफ़ा ने संजीदगी से कहा था। चलो खैर है यार, जिंदा सोहबत बाकी, जिंदगी से भर कर कोई नेमत नहीं होती। अंकल ने वलीमा मुलतवी किया है, कैंसल तो नहीं?
फिर हो जाएगा, मुस्तफ़ा मुस्कुरा दिया था। नर्स शायद उसे कोई ख्वाब आवर गोली भी दे गई थी। मुस्तफ़ा को नींद आने लगी थी। तुम्हें नींद आ रही है? वलीद ने फौरन महसूस किया था। पता नहीं, गनूदगी सी छा रही है, शायद मेडिसिन का असर है। अच्छा है कुछ देर सो लो, वरना मेरे साथ बातें करते रहोगे। अगर नर्स आ गई तो मुझे ही कमरे से बाहर कर देगी कि मैं तुम्हारे आराम में खलल डाल रहा हूँ। मुस्तफ़ा मुस्कुराया था। उसकी आंखें बोझल होने लगी थी तो उसने बंद कर ली थी। कुछ देर बाद वो खुद ब खुद ही नींद में चला गया था। वलीद उसे सोते देखकर खुद उठकर साइड पर रखे सोफे पर आकर नीम दराज हो गया था। दरवाजे के बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे, मगर इसके बावजूद वलीद ने सोने की कोशिश नहीं की थी। वो अपना मोबाइल निकाल कर उसमें मौजूद बारात और बाकी दिनों की भी ली गई तस्वीर देखने लग गया था। ढोलक वाले दिन की अना की कितनी तस्वीरें उसके पास थी। लाशौरी तौर पर वो इन तस्वीर को देखे गया था, बार बार रिवाइंड करते। इस वक्त उसे अना याद आने लगी तो उसने अना को मैसेज कर दिया था। क्या कर रही हो? रात के 11 बज रहे थे। यकीनन वो इस वक्त तक जाग रही होगी। अगले ही पल उसका मैसेज आ गया था। आपको याद? साथ मुंह चुराने वाली स्माइल थी। वलीद मुस्कुरा दिया था। अच्छा, मुझे नहीं पता था मैं इतना खुशकिस्मत हूँ। मोहतरमा अना, इफ्तिखार साहिबा मुझे याद फरमा रही हैं। जवाबन वलीद ने भी मुंह चुराने वाली स्माइल के साथ मैसेज कर दिया था। हाँ, आपके तो खुशकिस्मत होने का तो मुझे पता नहीं, मगर मैं ज़रूर हैरान हो रही हूँ कि मोहतरम वलीद साहिब ने रात के इस वक्त मुझे कैसे याद करने की जहमत गवारा कर ली है। घूरने वाली स्माइल के साथ जवाब मिला था। ओह, ये खुद तरसी। उसने फौरन सेंड किया था। खुद तरसी नहीं है, हकीकत बयान कर रही हूँ। ये बताएं क्या कर रहे हैं? मोबाइल पर मुस्तफ़ा की शादी पर ली गई तस्वीरें देख रहा था। तुम्हारी तस्वीर सामने आई तो सोचा तुमसे ही बात कर ली जाए। दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी छा गई थी। वलीद ने चंद पल उसके रिप्लाई का इंतजार किया था। क्या हुआ? उसने मैसेज कर दिया था। आप चंद दिनों से मुझे काफी बदले बदले लग रहे हैं और कल से तो बिल्कुल चेंज लग रहे हैं। अना का जवाब मिला था। वलीद पढ़कर मुस्कुराया। वो कैसे? मुझसे बात कर रहे हैं, मेरे साथ वक्त गुजार रहे हैं, और कल तो आपने कितनी देर तक मुझसे अपनी फीलिंग्स तक शेयर की थी। अना ने तब्दीली की निशानदही की थी। वो हंस दिया। वो तो मैं तुमसे पहले भी इसी अंदाज में बात करता रहता हूँ। तुम्हारे साथ जब भी मौका मिलता है वक्त गुजारने की कोशिश करता रहता हूँ। और रह गई फीलिंग्स वाली बात, तो मुस्तफ़ा के हादसे के बाद मेरी बहुत सी फीलिंग्स बेकरार थी, सो तुमसे शेयर कर ली। मगर इससे पहले आपके किसी भी अंदाज ने मुझे ऐसा एहसास नहीं दिलाया। अब आपके रवैयों को देखकर मुझे लगता है कि आप बदल रहे हैं। वलीद उसका जवाब पढ़कर मुस्कुरा दिया था। लगता है बड़ी गहराई से ऑब्जर्व कर रही हो मुझे। दूसरी तरफ खामोशी छा गई थी। वलीद ने चंद मिनट उसके जवाब का इंतजार किया था, फिर गायब। उसने मैसेज किया था, मुझे नींद आ रही है। वलीद के पूछने पर 1-2 मिनट बाद जवाब मिला था। तुम्हें तो सारी सारी रात नींद नहीं आई थी। ये कमाल कैसे हो गया? उसने छेड़ा था। जैसे आप तब्दील हो रहे हैं, शायद मैं भी तब्दील हो रही हूँ। कुछ देर बाद जवाब मिला था। वलीद हंस दिया था। ओके, तो फिर तुम सो जाओ। मैं तो वैसे ही फारिग टाइम गुजार रहा था। मेरी वजह से तुम अपनी नींद क्यों खराब करो? स्वीट ड्रीम्स, शब्बा खैर। वलीद ने मैसेज किया था। शब्बा खैर। दूसरी तरफ से भी जवाब मिला था। और उसके बाद वलीद मोबाइल एक तरफ डालते इन गुजरे 2 दिनों के वाकयात याद करने लग गया था। शाहजेब साहिब मुस्तफ़ा को लेकर बहुत परेशान थे, मगर अब बाबा साहिब की फरहम की गई इत्तलाआत ऐसी थी कि उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि पता लगवाएं कि वो कहाँ गई हैं, मगर कुछ इल्म ना हो सका था। बाबा कई बार एक उम्मीद के साथ कॉल करते थे और उधर से मायूस कुन जवाब सुनकर रह जाते थे। हमने उसे हमेशा एक बेटी की तरह इज्जत दी, ना जाने कहाँ चली गई हैं वो। इस वक्त भी सुबह सुबह उन्होंने शाहजेब को कॉल की थी और पूछा था। उन्होंने एक गहरा सांस लिया था। बाबा साहिब, ताबिंदा की तलाश बेकार है। आपके बताए अल्फाज के मुताबिक वो खुद गई हैं, और उनके खत वाले अल्फाज के मुताबिक वो जहाँ भी गई हैं वहाँ उन्हें कोई खतरा नहीं, और उन्होंने ये भी तो कहा है कि वो खुद मिलने आएंगी। वैसे भी शहवार हमारे पास है।
उनसे मिलने तो ज़रूर आएंगी। कोई भी इंसान बगैर किसी भरोसे और एतमाद के अपनी औलाद को इस तरह छोड़कर नहीं जाता। मुझे लगता है हमें उन्हें समझने में कोई गलती हुई है। उनके पीछे ज़रूर कोई ना कोई कहानी है। शाहज़ेब साहिब ने कहा तो बाबा साहिब ने एक गहरा सांस लिया था। हाँ, पहले तो नहीं, मगर मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। बहरहाल ये शादी के काम ख़त्म हो जाएं तो हम उनकी तरफ तवज्जो देते हैं, नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते ना, शाहज़ेब साहिब ने कहा था। रात खैरो आफियत से वलीमा भी हो गया? बाबा साहिब ने पूछा तो शाहज़ेब साहिब ने गहरा सांस लिया। जी, उन्होंने उनको मुस्तफ़ा के हादसे की इत्तला नहीं दी थी। शहवार का खास ख्याल रखना है, वो बहुत हसास बच्ची है। अभी कुछ दिन तक उसे कतई इल्म न होने पाए कि ताबिंदा हवेली छोड़कर जा चुकी हैं। मैं भी यहाँ सब मुलाजमीन को समझा चुका हूँ कि शहवार की कॉल आए तो कुछ नहीं बताएंगे। तुमने भी अभी उससे जिक्र नहीं करना, बाबा साहिब ने मजीद पूछा था। नहीं, अभी तो मैंने मेहरुन्निसा को भी नहीं बताया। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि शहवार को इल्म ना होने पाए, उन्होंने तसल्ली दी थी। और फिर चंद और बातों के बाद उन्होंने कॉल बंद कर दी थी। कॉल बंद करने के बाद वो काफ़ी देर तक सोचते रहे थे। ताबिंदा भी कहाँ जा सकती थी? अगर उनको कोई रिश्तेदार या जानने वाला था भी तो उन्होंने कभी भी किसी को नहीं बताया था। और इस तरह खामोशी से बगैर किसी को बताए यूं हवेली छोड़ जाना, आखिर कोई और वजह थी। उनके अंदर इतने सारे सवालात थे, मगर उन्हें अभी किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। ताबिंदा बी का किरदार, उनकी सारी जिंदगी जो हवेली में गुजरी थी, हर पहलू ऐसा था कि शक का कोई पहलू नहीं निकल रहा था, मगर कहीं ना कहीं कोई चीज़ मिस तो ज़रूर थी। जवाब उन्हें उलझा रहा था। शहवार हमेशा अपने वालिदैन के माजी के बारे में जानने के लिए कोशिश करती रही थी और ताबिंदा हर बार टाल गई थी, मगर अब इन रवैयों को मंजरे आम से गायब हो जाना उनके अंदर कई तरह के सवाल उठा रहा था। क्या वाकई शहवार के सवाल बरहक थे? क्या वाकई ताबिंदा बी के माजी में कुछ ऐसा था जो इनके इल्म में नहीं था? उन्हें याद आ रहा था कई बरसों पहले जब उनके पास ताबिंदा आई थी तो वो उनसे बताए गए एड्रेस पर गए थे। वहाँ एक मफलूकुल हाल शख्स रहता था, इतना बड़ा और खूबसूरत घर, और वो शख्स अकेला एक नौउम्र मुलाजिम के साथ रहता था। क्या ये सिकंदर सुभान अहमद का घर है? उन्होंने इस मफलूकुल हाल शख्स से पूछा था। वो सिकंदर का नाम सुनकर उन्हें घूरने लगा था। कौन सिकंदर? ताबिंदा का शोहर, उन्होंने उलझ कर कहा था। कौन ताबिंदा? साहिब, उनका ज़हनी तवाज़न ख़राब हो चुका है, आप उनसे कुछ भी मत पूछें, एक नौउम्र लड़के ने कहा तो वो इस शख्स के सामने से उठ गए थे। तुम सिकंदर को जानते हो? जी, ज़्यादा तो नहीं, मगर साहिब ही बताते हैं उनके बड़े भाई का बेटा था, बड़ा लाइक फाइक, बाहर से तालीम हासिल करके आया था। फिर वालिदैन के इंतकाल के बाद इन लोगों ने उसकी जायदाद और घर पर कब्जा कर लिया था, उसे घर से निकाल दिया था। साहिब की बाकी औलाद बाहर के मुल्क में शिफ्ट हो चुकी है और साहिब इधर तन्हा रह गए हैं। जिनकी खातिर उन्होंने भाई की औलाद का हक मारा था, वही इनको छोड़ गए हैं। तब से उनका ज़हनी तवाज़न बिगड़ गया है, बस हर वक्त खुद से बातें करते रहते हैं। मुलाजिम के मुंह से तमाम सूरत हाल सुनकर वो हैरान हुए थे। ओ, जब सिकंदर को इस घर से निकाला था तब उसकी शादी हो चुकी थी क्या? उन्होंने पूछा था। साहिब कहा ना, मुझे ज़्यादा इल्म नहीं, शायद हो चुकी हो। मैं चंद माह पहले मुलाजिम हुआ हूँ। साहिब की देखभाल के लिए उनके बेटों ने मुझे यहाँ छोड़ा था। मुलाजिम के अल्फाज पर तसल्ली तो ना हो सकी थी, मगर उनके दिल में शक भी पैदा नहीं हुआ था। वापस आकर उन्होंने ताबिंदा बी को बेफिक्र होकर हवेली में रहने का कहा था और फिर उन्होंने कभी दोबारा पलट कर ताबिंदा के माजी में झांकने की कोशिश ना की थी। और अब ताबिंदा चली गई थी। उसकी बेटी उनकी बहू थी, मगर ताबिंदा के यूं चले जाने ने उन्हें उलझा दिया था और वो शिद्दत से उलझ रहे थे। वो अभी एक क्लाइंट से मिलकर अपने ऑफिस में आकर बैठा था जब एकदम उसके रूम का दरवाज़ा खुला था। वलीद ने सर उठाकर देखा तो चौंका।
کاشفہ بگڑے تیور لیے اسے گھور رہی تھی۔ ولید کے اندر عجیب سا کھنچاؤ پیدا ہوا تھا۔ ارے تم آؤ نا، اپنے آپ کو سنبھالتے اس نے مسکرا کر کہا تو وہ گھورتی ہوئی اندر آ گئی تھی۔ کیسی ہو؟ ولید نے پوچھا تھا۔ تم مجھے کیوں نظر انداز کر رہے ہو؟ میں اتنے دنوں سے مسلسل تمہیں فون کر رہی ہوں، ملنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور تم مجھے مسلسل نظر انداز کرتے جا رہے ہو۔ اس کے سوال کے جواب میں کاشفہ نے بہت تلخی سے کہا تھا، میں بیزی تھا، میرے دوست کی شادی تھی، وہاں گیا ہوا تھا۔ ولید نے اس کے تیوروں کے جواب میں سنجیدگی سے کہا تھا، مگر ایک کال سننے میں کتنا وقت لگتا ہے، تم میری کال تو پک کر سکتے تھے نا، وہ دکھ سے کہہ رہی تھی۔ میں بیزی تھا، بتا رہا ہوں۔ اب کہ ولید کا لہجہ بھی روکھا پھیکا ہو گیا تھا، وہ چند پل ولید کو دیکھتی رہی تھی۔ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ وہ بیٹھی نہیں، ابھی بھی ٹیبل کے پاس آ کر کھڑی تھی۔ ولید نے اسے بیٹھنے کو نہیں کہا تھا۔ کیا کہا ہے میں نے؟ وہ سخت انداز تھا۔ جب سے میں نے تم سے اپنے دل کی بات کہی ہے، تم مجھے نظر انداز کر رہے ہو۔ ولید نے گہرا سانس لیا تھا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں انگیجڈ ہوں۔ کاشفہ لب بھینچ گئی۔ مجھ سے زیادہ تو وہ تمہیں نہیں چاہتی ہوگی۔ ولید ریئلی آئی لو یو سو مچ۔ کچھ توقف کے بعد اس نے کہا۔ ولید کے چہرے پر اس کی بے باکی نے ایک ناگواری کی لہر پیدا کر دی تھی۔ مس کاشفہ، ولید نے ایک دم ناگواری سے کہا تھا۔ کاشفہ اسے دیکھنے لگی تھی۔ مجھے اپنے رشتے بہت عزیز ہیں اور میں کمٹمنٹ نبھانے والا انسان ہوں۔ وہ مجھے تم سے زیادہ چاہتی ہے یا نہیں میں نہیں جانتا، مگر یہ میں بات ضرور جانتا ہوں کہ وہ بے باک نہیں ہے۔ اس کے اندر رشتوں کا رکھ رکھاؤ اور تقدس موجود ہے، اور اگر مجھ سے محبت بھی کرتی ہے تو اس نے کبھی میرے پاس آ کر اظہار نہیں، اور مجھے اس کی یہی بات سب سے زیادہ پسند ہے کہ وہ ہمارے رشتے کو جاننے کے باوجود ہمیشہ ایک لمٹ میں رہتی ہے۔ ولید کے الفاظ ایسے تھے کہ کاشفہ ایک دم ساکت رہ گئی تھی۔ اسے لگا ولید نے اسے بے باکی کا کہہ کر اس کے منہ پر تمانچہ مارا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک دم انا کے لیے نفرت کی کیفیت پیدا ہوئی تھی۔ تم میری بے عزتی کر رہے ہو ولید، وہ ایک دم نفرت سے بولی تھی۔ نہیں، میں تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں۔ ولید کا انداز سنجیدہ اور دو ٹوک تھا۔ تو پھر تم نے مجھ جیسی بے باک سے دوستی کیوں کر لی؟ وہ ایک دم تنفر سے گویا ہوئی تھی۔ ہاں، یہ میری غلطی ہے، اس کے لیے تم سے ایکسکیوز کرنے کو تیار ہوں۔ ولید کا انداز سنجیدہ تھا۔ وہ چند پل اسے دیکھتی رہی تھی اور پھر ایک دم آنکھوں میں آنسو آتے چلے گئے تھے تو آگے بھر کر ٹیبل پر رکھے ولید کے ہاتھ پر اس نے ہاتھ رکھ دیا تھا۔ ولید پلیز مجھے یوں ریجیکٹ مت کرو، میں تم سے دل کی تمام تر شدتوں سے محبت کرتی ہوں۔ جیسا تم کہو گے تمہارے لیے میں خود کو ویسا ہی بدلنے کو تیار ہوں۔ میں تمہارے لیے ٹوٹلی چینج ہو جاؤں گی، جیسی تمہاری خواہش ہے ویسی بن جاؤں گی۔ اس کے آنسو اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ ولید اس ری ایکشن کے لیے تیار نہ تھا، ایک دم سٹپٹا گیا تھا۔ تم پلیز آرام سے ادھر بیٹھو، اس طرح ایموشنل ہونے کی کیا بات ہے؟ اس کا بازو پکڑ کر دوسری کرسی پر بٹھایا تو کاشفہ نے دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ مضبوطی سے جکڑ لیا تھا۔ تم مجھے اگر اس طرح ریجیکٹ کرو گے تو میں قسم سے خودکشی کر لوں گی۔ انداز ایسا تھا کہ ولید نے لب بھینچ لیے تھے۔ پہلی بار ایسی بے باک جذباتی لڑکی سے واسطہ پڑا تھا۔ کیتھی اس کی زندگی کا ایسا ہی کیس تھا کہ جس کو لے کر وہ دوستی جیسا جذبہ ضرور پیدا کر بیٹھا تھا، مگر اس نے کیتھی کو بھی اپنی طرف سے کوئی آس نہ دلائی تھی، جبکہ یہاں تو کیس ہی مختلف تھا۔ تم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی، یہ ممکن نہیں ہے، میری فیملی تمہیں کبھی قبول نہیں کرے گی۔ ولید نے اسے ٹالنا چاہا تھا۔ تم مجھے قبول کر لو گے تو میں تمہارے لیے ساری دنیا، ہر رشتہ، ہر چیز چھوڑنے کو تیار ہوں، اپنے بہتے آنسوؤں کو صاف کرتے کہہ رہی تھی۔ آئی ایم سوری، یہ نہیں ہو سکتا۔ ولید نے ایک دم اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ کھینچ کر دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ ولید پلیز، وہ بضد تھی۔ کاشفہ، جو چیز ممکن نہیں اس پر ضد کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم دونوں ٹوٹلی چینج پرسنالٹیز ہیں۔
तुम समझने की कोशिश करो। अन्ना मेरी कज़न है, मेरी सिस्टर की नंद है, हमारा गहरा रिश्ता है। फिर वो मुझसे मोहब्बत करती हो और मैं उसे कोई धोखा देना नहीं चाहता। वलीद ने संजीदगी से कहा तो वो चंद पल उसे देखती रही थी। तो तुम मुझे साफ इनकार कर रहे हो? उसका लहजा टूट गया तो फिर रोने लगी। वलीद ने बहुत बेचारगी से उसे देखा था। ऐसी लड़की को हैंडल करना उसके बस का काम नहीं था। ओके, चलती हूँ मैं। फिर एकदम अपने आंसू टिश्यू से साफ करते वो उठकर वहां से निकल गई थी। वलीद खामोशी से उसे जाते देखता रहा था और फिर उसके कमरे से निकलते ही उसने सख्ती से लब भींच लिए थे। रात से वो अजीब सी कैफियत से दो चार थी। मुस्तफ़ा की बातें रह रह कर याद आ रही थी। आज भी सब लोग हॉस्पिटल गए थे। आयशा ने उसे भी साथ चलने का पूछा तो वो अजीब कश्मकश से दो चार हो गई थी। वो जाना चाहती थी। दिल उसे एक बार देखने पर मचल रहा था, मगर उसकी अन्ना गुज़श्ता रवैया उसे रोक रहे थे। फिर वो बेबस होकर खामोश हो गई थी। वो नहीं गई थी। उसने आयशा से इनकार कर दिया था। आयशा ने बस खामोशी से उसे देखा था और फिर वो बाकी सारा वक्त यूं ही बेचैन रही थी। अब शाम होने लगी तो उसके अंदर उसका दिल मलामत करने लगा। वो आहिस्तगी से अपना मोबाइल लिए बाहर निकल आई थी। लॉन में लगा झूला वो उस पर आ बैठी थी। उसने बहुत कशमकश के बाद मुस्तफ़ा का नंबर डायल किया था। आयशा ने ही आकर बताया था कि आज मुस्तफ़ा की तबीयत कल से बेहतर है और आज उसका मोबाइल उसके पास है। वो नंबर मिलाकर कॉल रिसीव होने का इंतज़ार करने लगी, मगर उसे एकदम शौक लगा था। कुछ बेल्स के बाद उसने नंबर काट दिया था। वो एकदम साकत हुई थी। उसने लब भींच लिए थे। कुछ देर बाद उसने सोचा कि शायद गलती से ऐसा हुआ हो। उसने फिर नंबर डायल किया था और उस बार फिर कॉल काट दी गई थी। वो बिल्कुल तो मुस्तफ़ा मुझसे बात नहीं करना चाहता, उसने बहुत दुख से सोचा था। हाँ, वो भी अपने रवैयों में हक बजानिब है। मैंने भी तो अजनबियतों बेपरवाही की हद कर दी थी। जब से ये रिश्ते का सिलसिला चला था, एक जंग की कैफियत बर्पा की हुई थी। मुझे जैसे लोगों की यही सजा होती है। उसके अंदर गहरे सन्नाटे गर्दिश करने लगे थे। मगर मैं भी गलत नहीं थी। मुझे भी तो किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। उसने लब भींच लिए थे। आंखों से बहते आंसू हाथों पर गिरे तो उसे इल्म हुआ कि वो रो रही है। उसने सख्ती से अपने तमाम आंसू साफ कर लिए थे। वो खामोशी से उठकर अंदर आ गई। वो राहदारी से गुजर रही थी जब दुरिया से सामना हो गया था। दुरिया उसे देखकर तंजिया मुस्कुराई थी। उस दिन की तलख कलामी के बाद दोनों का फिर कभी सामना नहीं हुआ था। ताहम वो शादी के तमाम फंक्शंस में शरीक जरूर थी, मगर आपस में बातचीत का मौका नहीं मिला था। शहवार उसे नजरअंदाज करते आगे बढ़ी थी। वो इस लड़की के मुंह नहीं लगना चाहती थी। सुनो, दुरिया की पुकार पर वो रुक गई थी। मुस्तफ़ा को देखने नहीं गई तुम? वो पूछ रही थी। शहवार ने उसकी बात सुनी और फिर बगैर जवाब दिए कदम आगे बढ़ाए थे। वैसे मुझे इस हादसे का दुख बहुत है, मगर तुम्हें इस तरह नामुराद देखकर जो एक सुकून मिला है उसका भी कोई बदल नहीं। सुलगता अंदाज था। शहवार ने बहुत दुख से उसे देखा था। नामुराद मैं नहीं, शायद तुम हो। मैं तो इस घर में एक बहुत ही बाइज्जत रिश्ते के साथ मौजूद हूँ। रह गई हादसे की बात, तो अल्लाह ने मुस्तफ़ा को जिंदगी दी है तो उससे भरकर मुझे कुछ और चाहिए भी नहीं। अगर तुम किसी गलत फहमी में हो तो इससे बाहर निकल आओ। मुस्तफ़ा जल्द ही सेहतयाब होकर घर भी आ जाएंगे। संजीदगी से उसे कहकर वो तेजी से वहां से आगे भर आई थी। काफी सारे मेहमान आ चुके थे, कुछ अभी भी मौजूद थे। वो लाउंज की तरफ आई तो पुप्पो जोहरा की निगाह उस पर पड़ी। उन्होंने इशारे से पास बुलाया तो वो उनके पास आ बैठी थी। वो सादा से हुलिये और लिबास में थी, दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। उन्होंने उसको बगौर देखते उसकी आंखों की नमी महसूस की तो उनके दिल को कुछ हुआ था। कितने अरमानों से परसों रात से उसे रुखसत किया था, मगर क्या पता था ये अनहोनी हो जाएगी। तुम रोई हो? फिक्र नहीं करो, वो ठीक है, बस एक दो दिन में घर आ जाएगा। उनके अल्फाज पर उसकी आंखें भीगने लगी थी। मेहरुनिसा भाभी, शहवार सुबह से ऐसे ही है। आपने भी उसे चेंज करने और कोई अच्छा लिबास पहनने को नहीं कहा। हमारे यहाँ नई नवेली दुल्हनें भला ऐसे कब रहती हैं? उसकी सोई कलाइयाँ खाली हाथ
पैर, कान, गला देखकर दिल में होल उठा था। बस हाथ पांव की मेहंदी बता रही थी कि वो नई नवेली दुल्हन है, वरना कोई सिंगार ही न था। ज़ोहरा ने ज़ैनब के साथ महव गुफ्तगू मेहरुन्निसा खातून से कहा तो उन्होंने भी चौंक कर उसे देखा था। हाँ, बस सुबह सुबह मुस्तफ़ा के पास चली गई थी, फिर उसके पास से असर के वक्त घर आई तो ये सो रही थी। उसके बाद अब दिखाई दे रही है। मुस्तफ़ा की तरफ ही सारा ध्यान रहा, मैं भी भूल गई थी। मेहरुन्निसा ने फौरन कहा था, जाओ लाइबा, बहन को ले जाओ, अच्छे से कपड़े पहनाओ, जेवर दो। अल्लाह मेरे मुस्तफ़ा को सेहत दे, उसकी दुल्हन के लिए मेरे दिल में ना जाने क्या क्या अरमान थे। इस हादसे ने तो सब कुछ भुला डाला था। खैर से मुस्तफ़ा घर आ जाए तो सारी रस्में करेंगे हम। माँ जी ने करीब आकर झुककर उसकी पेशानी चूमते कहा था। वो इस कदर मोहब्बतों पर एकदम शर्मिंदा सी हो गई थी। लाइबा भाभी उसे उसके कमरे में ले आई थी। उन्होंने एक अच्छा सा खूबसूरत काम वाला लिबास दिया था। उसने बगैर इनकार के थाम लिया था। जेवर उसके रूम में ही था। उसने हल्की फुल्की ज्वेलरी भी पहन ली थी। दिल आमादा हो तो सब कुछ खुद ब खुद होने लगता है। लाइबा के कहे बगैर उसने आंखों में काजल और होंठों पर हल्की सी लिपस्टिक भी लगा ली थी। इससे ही वो जगमग करने लगी थी। वो तैयार होने के बाद कमरे में बैठने की बजाय बाहर आ गई थी। वो अब अपने रवैये से किसी को भी एहसास नहीं दिलाना चाहती थी कि वो 2 दिन पहले तक इस शादी से नाखुश थी। माँ जी उसकी तैयारी से बहुत खुश हुई थी। खाना सबके साथ मिलकर खाया था। वो रात 11 बजे तक सबके पास बैठी रही थी और फिर एक एक करके सभी सोने चले गए थे। वो भी उठी थी। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी जब माँ जी उसके पीछे आई थी। शहवार, वो रुकी थी। जी, रात तुम अपने कमरे में सोई तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी। अगर ये हादसा ना होता तो फिर भी तुमने मुस्तफ़ा के कमरे में ही रहना था। उसके कमरे में ही रहो, वैसे भी 1-2 दिन में वो घर आ जाएगा तो फिर भी वहाँ रहना ही है ना। मेहरुन्निसा ने मोहब्बत से उसके रुखसार पर हाथ रखते कहा था तो वो सर हिला गई थी। जी, चली जाती हूँ। ये लो चाबी, कमरा मैंने बंद कर दिया था कि खराब ना हो। तुम्हें पता तो है मुस्तफ़ा अपने कमरे के बारे में कितना हसास है। वैसे भी मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि तुम्हारे या मुस्तफ़ा के अलावा कोई और कमरे में जाए। माँ जी के अपने वहम थे। वैसे भी उनके बेटे की शादी की रात इतना बड़ा हादसा हो गया था। उसने सर हिला दिया था। वो उनके हाथ से रूम की चाबी लेकर कमरे की तरफ चली आई थी। उन्होंने मुस्कुराकर उसे जाते देखा और पलट गई थी। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आई तो इसी तरह कमरा फूलों की महक से महक रहा था। अगरचे फूल अब भी मुरझा चुके थे, उनका रंग भी बदल गया था, मगर उनकी महक अभी भी बरकरार थी। वो दरवाज़ा बंद करते खामोशी से कमरे के वसत में आ खड़ी हुई थी। वो यूं ही चलते एक एक चीज़ को छू छू कर देखने लगी थी। अलमारियां और दराज सब लॉक थे, शायद गांव जाने से पहले लॉक किए गए थे। वो चलती हुई आईने के सामने आ खड़ी हुई थी। उसने दराज सरापा खूबसूरत लिबास में नुमाया था। वो आईने से हटकर बिस्तर पर आकर बैठ गई थी। फूलों की लड़ियां अभी भी मुसहरी की सूरत पर मौजूद थी। वो खामोशी से बेड की क्राउन से टेक लगाकर नीम दराज हुई तो नजर हाथ में थामे मोबाइल पर पड़ी। दिल से एक होक उठी थी। वो आस पर आस गाहे बगाहे मोबाइल को कई बार देख चुकी थी कि शायद वो अब कॉल बैक कर दे, मगर मोबाइल बिल्कुल खामोश था। उसने मोबाइल का लॉक खोला तो वो एक बार फिर डायल नंबर्स में से मुस्तफ़ा का नंबर डायल कर रही थी। उसने कान से मोबाइल को लगा लिया था। बड़े खौफजदा अंदाज में वो दूसरी तरफ होने वाली बेल्स को सुन रही थी और फिर 5 बेल्स के बाद कॉल काट दी गई थी। उसका दिल एक लम्हे के लिए बिल्कुल बंद हुआ था। उसने डरते डरते फिर नंबर डायल किया था, मगर पहली बेल पर कॉल काट दी गई थी। शहवार की आंखों में एकदम नमी सी सिमट आई थी। उसने फिर नंबर डायल किया तो मोबाइल बंद था। आगे से कंप्यूटर वॉइस बोलने लगी तो उसकी आंखों की नमी उसके रुखसारों को भिगोने लगी थी। उसने मुस्तफ़ा से लाख
बार बेएतनाई बरती थी, मगर अब जब उसकी तरफ से वही रद्द-ए-अमल सहने को मिल रहा था तो उसका दिल कटने लगा था। उसने सोचा वो अब कॉल नहीं करेगी, उससे राब्ता नहीं करेगी। ठीक है, वो अगर उसके गुज़श्ता रवैयों की सज़ा देना चाहता है तो वो चुप करके सह लेगी। वो उसके साथ रुखसत होकर आई थी तो अजीब मुतज़ाद कैफ़ियत में मुब्तला थी, मगर ज़हन के किसी गोशे में भी नहीं था कि वो उसे रद्द करेगी। उसने तो खुद को किस्मत के सहारे छोड़ दिया था, मगर इस हादसे ने सब कुछ बदल कर रख दिया था।